जय हिंद दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक खुशखबरी दे देते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में मन लगे। खुशखबरी यह है कि 2026 में 8वां वेतन पे लागू होने वाला है। 8वां वेतन पे जैसे ही लागू हो जाएगा, आप लोग यदि ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आपका सैलरी 50,000 के आसपास बनेगा। यही था खुशखबरी, यानी कि आप लोगों को सैलरी जैसे ही आप लोग इन कीजिएगा, क्योंकि अभी 25 में वैकेंसी देने वाला है। 25 में वैकेंसी देगा, उसका क्लियर करते करते 26 तक पहुंच ही जाएगा। तो आप लोग जब ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आप लोगों को सैलरी जो आएगा 50,000 के आसपास आएगा। कितना अच्छा खुशखबरी बात है। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए और 50,000 पर आप लोगों का ध्यान फोकस रखिए। 50,000 अच्छा खासा इनकम होता है। अभी आप लोगों का सैलरी 0 है, जैसे ही आप लोग रेलवे में इन कर जाइएगा, धड़ाधड़ आपके अकाउंट में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा प्रत्येक महीना। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे तो उस समय में हम लोग का सैलरी 30,000 के आसपास था। 30,000 आसपास उस समय में था। 2024-23 के बात कर रहे हैं, 2023 के आसपास। लेकिन अभी आप लोग जब ज्वाइनिंग कीजिएगा 2026 में तो आपका सैलरी 50,000 के आसपास हो जाएगा। अच्छा खुशखबरी है। तो चलिए हम लोग पढ़ाई पर चलते हैं। क्या पढ़ाई करना, यही बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम लोग क्या पढ़ के जाए कि आसानी से एग्जाम में वो प्रश्न पूछे जाए और हम लोग आसानी से पास कर जाए। तो यही हम आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या क्या पढ़ के जाना है, कहाँ से पढ़ के जाना है, ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए, एग्जाम में प्रश्न फंसे और आसानी से हम उसे बना पाए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यह प्रश्न जो इस बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे टेक्नीशियन के जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 में, तो दिसंबर 2024 में रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग इसलिए देख रहे हैं ताकि इससे अनुमान लगाया जा सके कि आखिर प्रश्न रेलवे कहाँ से पूछते हैं। साइंस, अधिकतर प्रश्न साइंस को होते हैं कि ग्रुप डी में 25 साइंस पूछा जाएगा, ये भी साइंस का प्रश्न ही है। तो इनसे अनुमान लगता है कि प्रश्न रेलवे आखिर कहाँ से पूछता है, हम भी वहीं से पढ़ के जाए ताकि आसानी से एग्जाम को क्लियर किया जा सके। क्योंकि इसमें जो ना करोड़ों का फॉर्म भरेगा, करोड़ों फॉर्म में एक सिलेक्शन लेना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए एक सही चीज़ को हम लोग पढ़ के जाएंगे ताकि रेलवे में आसानी से सिलेक्शन हुआ जा सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को पूछा कहाँ से गया है। तो ये है क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 118। पेज नंबर 118 आप निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी, और पृथ्वी का ये द्रव्यमान है। और इस आगे आने वाला एग्जाम में भी पूछ सकता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो लगभग में 5.98, तो इसको हम 6 मान सकते हैं। तो 6 गुना 10 के पावर 24 यानी 24 kg। तो 6 गुना 10 के पावर 24 kg ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान भी पूछ सकता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट का एग्जाम ये पूछा गया पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। वहीं चंद्रमा का द्रव्यमान यहाँ देखिए 7 गुना 10 पावर 22, 7.36 गुना 10 पावर 22, इतना केजी में लिखा हुआ है, इतना केजी है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आप लोग याद रख लीजिए, चंद्रमा का द्रव्यमान आप लोग याद रखिए। सबसे पहले तो आप लोगों के पास 9th का साइंस और 10th का साइंस होना चाहिए। और जैसे हम आपको पेज बताते हैं, जैसे अभी पेज बताए 118, तो 118 में आप लोग खोजना है सारणी 9.8। वहाँ पर इसको जो है ना, इसको ऐसे करके मार्कर से चेन लगा लेना या कलम से इसको घेर देना है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जाम में बगल में बीबीए लिख दीजिए, कई एग्जाम में पूछा गया, बगल में बीबीए लिख दीजिए, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान में चंद्रमा का 7.36 गुना 10 पावर 22 kg, इसमें 24 kg, इसमें 22 kg, इसमें 24 kg। पृथ्वी भारी है तो ज़्यादा है, चंद्रमा थोड़ा हल्का है तो इससे कम है। हम लोग को त्रिज्या देखना है। त्रिज्या यहाँ देखिए लिखा हुआ है, त्रिज्या 6.37 गुना 10 के पावर 6, यही है पृथ्वी के त्रिज्या। इतना मीटर, एम में लिखा हुआ मीटर। तो वो 37 को हटा करके हम यहाँ पर इसको मतलब इसको एक संख्या में लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 37 को 40 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 40 लिख सकते हैं ऐसे करके 37 को। तो 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर, तो इसका यही आंसर 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पर फिर से चलते हैं, उसका सही आंसर देखते हैं उन्होंने क्या लिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पूरा 6400 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो वहाँ पर लिखा था 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर। अब मीटर को हम लोग पता है किलोमीटर में बदलने के लिए कितना से भागा करेंगे। पहले इसको 64 को पूरा हम ऐसे लिख लेते हैं। 64 पर कितना जीरो है, 6। तो 1 जीरो, दशमलव को हटाने में 1 जीरो इसका खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना जीरो, 5 जीरो। ये हो गया 5 जीरो।
और बटा में अगर इसको मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से इसको भागा कर देते हैं। तो ये 3 शून्य ऊपर का 3 शून्य नीचे का कट गया, तो कितना हुआ 6400 किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर दिया हुआ था, वहाँ मीटर में दिया हुआ था, तो बात वही है। तो 6400 किलोमीटर, या किलोमीटर बगल में आप लोग लिख लीजिए 6400 किलोमीटर, जहाँ पर इसका मीटर में दिया हुआ था आंसर, वहाँ 6400 किलोमीटर बगल में लिख लीजिए। तो ये हुआ था किसका त्रिज्या, ये हुआ पृथ्वी की त्रिज्या। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग चंद्रमा का भी त्रिज्या याद रख लीजिएगा वहाँ कॉलम से। तो ये तो आप पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और उनको हम लोग देखेंगे कि आखिर वो कहाँ से पूछा है। ज़्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही पूछते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न जो 75 नंबर का है, साइंस का प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं। 75 नंबर का हम लोग देखते हैं कि जब डैश दाब पर, यहाँ दाब बताना है, अब नीचे में ये आंसर है इसका, दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। यानी किस दाब पर जो है ना, किस दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बदल जाए, सीधा गैस, यानी ये ठोस है, इससे सीधा गैस बदल जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, कहाँ लिखा हुआ है कि किस दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस में परिणत हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं, क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? आपसे पूछ रहा है कि आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, यानी कि इसको जो है ना एक सिलेंडर में भरा जाता है, लेकिन ज़्यादा हाई प्रेशर से, खूब जोर से दाब के, तो उस दाब पर इसे संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 atm होता है, यही इसका सही आंसर था। एक वायुमंडल, इसी एटीएम मतलब वायुमंडल दाब, एक वायुमंडल दाब होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था के बिना सीधा गैस अवस्था, यानी ठोस से सीधा द्रव में आए बिना, मतलब द्रव में नहीं आता है, सीधा गैस में बदल जाता है। तो यही आंसर था कि किस दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए, एक वायुमंडलीय दाब को, एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब होता है, तो एक वायुमंडलीय दाब को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधा गैस में परिणत हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ पास्कल। यहाँ देखिए कि क्या लिखा, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10⁵ ये भी परीक्षा में इस बार पूछा है, टेक्नीशियन के एग्जाम में यही प्रश्न पूछा था कि एक एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब, इसी को एटीएम कहते हैं, एक वायुमंडलीय दाब कितना पास्कल होता है, 10⁵ पास्कल होता है। पीछा में कुछ अंक है, उसको छोड़, एक है, एक का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो ये 10⁵ पास्कल होता है। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया था। तो ये कितने नंबर पेज में मिल जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ कोना में लिखा हुआ 9 नंबर पेज है। तो क्लास 9 के 9 नंबर पेज में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर ये प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको जैसे हम चेन लगाए ना, ऐसे करके ऐसे पेंट कर दिए, तो आप लोग भी पेंट कर दीजिए ताकि याद रहेगा ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर भी आप लोग चेन लगा दीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं और पता करते हैं कहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जब कि इसका सही आंसर हो जाएगा एक वायुमंडलीय दाब, इसी को एटीएम बोलते थे। एक एटीएम पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे किस में परिणत हो जाते हैं, सीधे गैस में परिणत हो जाते हैं। चलिए 5 नंबर के प्रश्न यहाँ हम देख लेते हैं। कहता है कि चांदी के आभूषण कुछ समय बाद काले हो जाते हैं। जब चांदी का कोई आभूषण बनाएगा ना, चांदी का सिकरी हो गया, बाली हो गया, कुछ भी चीज़ हो, पायल हो गया, तो चांदी के आभूषण मतलब पायल, कुछ भी बाद में कुछ समय बाद में काले हो जाते हैं। तो चांदी के हवा में मौजूद डैश के कारण यह अभिक्रिया करता है, यानी चांदी काला क्यों होता है, इसमें से किसके कारण चांदी काला हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर लिया क्या, सल्फर। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि आखिर यह प्रश्न पूछा कहाँ से गया है। क्लास 9 या क्लास 10 में से यह प्रश्न पूछा कहाँ से गया है कि चांदी किसके कारण काला हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है कि चांदी काला क्यों होते हैं। तो चांदी काला हो जाते हैं सल्फर कारण। तो इसको घुमा के पूछ सकता है कि चांदी यदि सल्फर साथ रिएक्शन करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। ऑप्शन देगा काला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, उजला हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, काला हो जाएगा। तो इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि चांदी सल्फर साथ अभी क्या करके कैसा कलर बना लेगा, एक काला कलर बना लेगा, या उल्टा भी, इसको उल्टा करके पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह प्रश्न पूछा कहाँ से गया है। तो ये अभी जो ये पेज हम खोल कर रखे हैं, ये पेज क्लास 10 के अध्याय 1 का चैप्टर नंबर
14 और 15 में भी दोनों हिस्सा है, तो कुछ 14 कुछ 15 में। तो 14 नंबर के हम पेज खोल के रखे हैं, उसमें लिखा हुआ संक्षारण। तो आप 14 नंबर के पेज निकालिए, उसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ संक्षारण। संक्षारण मतलब सर जाना किसी चीज़ का, तो यहाँ पर लिखा हुआ संक्षारण पेज खोल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं लोहे की बनी हुई वस्तु चमकीली होती हैं। जब लोहा कोई वस्तु हम लोग मार्केट से खरीद लाते हुए चमकीली होती है। पैंट को छोड़ करके पैंट लगा देते तो पैंट का कलर हो जाता है, लेकिन पैंट को हम लोग हटाएंगे तो अंदर में देखेंगे वो चमकीला होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वे लालिमा युक्त भूरे कलर की हो जाती है। तो यानी परीक्षा में पूछ सकता है, लोहे में जब जंग लगता है, लोहे जब संक्षारित होती हैं तो वो किस कलर की हो जाती है। तो लोहे जब संक्षारित होती हैं तो वे भूरे रंग की हो जाती हैं, जंग लगता है तो वे भूरे रंग की हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया में लोहे में जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुएं भी ऐसा परिवर्तन होता है। तो आपने चांदी और तांबे की चढ़ने वाली परत के रंगों पर ध्यान दिए हुए हैं। कहता चांदी पर भी आप ध्यान दिए होंगे, कुछ समय बाद चांदी में भी कुछ ना कुछ कलर में परिवर्तन हो जाता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल के साथ प्रक्रिया करता है या आर्द्रता के साथ प्रक्रिया करता है तो ये संक्षारित होती है। तो संक्षारित होने के कारण है कि उसमें वो जो है ना अम्ल के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए संक्षारण होता है। चांदी के ऊपर काली और तांबे के ऊपर हरी, ये इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछ सकता है कि जब चांदी संक्षारण होती है, जब चांदी में जंग लगता है, संक्षारित होती है, काली परत हो जाती है। अभी हम लोग देखे थे किसके कारण होता है, वो आगे बताएगा इसमें। और तांबा किस कलर की हो जाती है, तांबा किस कलर की हो जाती है, तांबा हो जाती है हरा कलर के। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा किस कलर के ऊपर हो जाती है, हरी परत इसके ऊपर में चढ़ जाती है। तांबा हरा हो जाता है, चांदी काला हो जाता है। तांबा हरा हो जाता है, चांदी काला हो जाता है। तांबा के बर्तन क्या हो जाते हैं, ये हरा हो जाते हैं, चांदी काली हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। इसका अभी आधा बाकी है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, खुले वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की धातु काली हो जाती है। तो सिल्वर कैसा हो जाता है, काली हो जाती है। सिल्वर की वायु में उपस्थित सल्फर के साथ रिएक्शन होने से, यही प्रश्न पूछा था किसके साथ रिएक्शन करेगा सिल्वर की, वो काला हो जाएगा। तो सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो वह काला हो जाएगा। ऐसा सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण तो वो जो काला होता है, वो काला का सूत्र होता है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। यही होता है सिल्वर सल्फाइड सूत्र। तो आप लोग इसको, ये 58 नंबर पेज में ये बात मिल जाएगा आपको। ये जो संक्षारण लिखा हुआ, ये 58 क्लास 10 के 58 नंबर पेज में निकालेगा, वहाँ आपको मिल जाएगा सिल्वर सल्फाइड होते हैं। सिल्वर एक ये भी कई एग्जाम पूछा गया कि सिल्वर सल्फाइड का सूत्र क्या होता है। तो सिल्वर सल्फाइड सूत्र होता है Ag2S। आप लोग इसको ऐसे करके घेर दीजिएगा, बगल में लिख दीजिएगा Ag2S। आप लोग को एग्जाम ये भी पूछेगा कि सिल्वर सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, Ag2S। या ऐसे पूछ सकता है कि जब सिल्वर वायु के साथ रिएक्शन करता है तो एक काला परत बनता है, उस काला परत का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन में देगा AgS सिल्वर सल्फाइड, AgS2 सिल्वर सल्फाइड, Ag2S सिल्वर सल्फाइड। ऐसे और कुछ देख सकता है AgS3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ag2S। यही है सिल्वर सल्फाइड, ये काला कलर का है। तो परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि Ag2S सिल्वर सल्फाइड, Ag2S का ये इसका कलर कैसा होता है। तो इसका कलर होता है कैसा, ये काला कलर के होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये वीडियो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए।